हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग अपने बीपीएससी में निबंध सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीपीएससी के टाइप्स देखे थे, बीपीएससी में निबंध किस तरह का पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निबंध लेखन में हमें कुछ सावधानियां और कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। वी मस्ट हैव टू फॉलो दिस प्रिकॉशंस। उसके बाद हम लोगों ने बिहार को लेकर के स्पेसिफिकली ये देखा कि 700 वर्ड्स में बिहार में निबंध पूछा जाता है। तो 700 वर्ड्स को कैसे वर्ड्स एंड पैराग्राफ में अरेंज करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन के स्तर पर, यह भी हमने देखा है। फिर उसके बाद हमने निबंध के इंट्रोडक्शन के टाइप्स देखे। ठीक है, अलग अलग टाइप के निबंध के इंट्रोडक्शंस थे जो आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट फ्रेमिंग ऑफ एन एसे। एक निबंध के मुख्य भाग को कितने तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने चुनौती क्या आती है कि जब वो निबंध लिखना शुरू करते हैं तो एक दो पैराग्राफ लिखने के बाद फिर उनके सामने कंटेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कंटेंट जनरेट कैसे किया जाता है। उनके दिमाग में कंटेंट जनरेट करने की फ्रेमिंग नहीं है। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी निबंध हो उसको लेकर के हम कहां से कंटेंट लाएंगे और कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारा निबंध एक फ्लो में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के दिख रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें सबसे पहले है डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ। ठीक है, डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ क्या होता है? डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न चरण। अब जैसे इसको दिखाना है तो इसके लिए ये बीपीएससी का 69 बीपीएससी का एक निबंध है। ठीक है, अब भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, यह निबंध है। अब इसको हमें क्या दिखाना है? डिफरेंट फेज में दिखाना है। तो एक फेज क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले भारतीय कृषि की दशा क्या थी। ठीक है, यह है पास्ट। आज से 20 या 50 वर्ष पूर्व भारतीय कृषि की दशा, भारतीय कृषि की दशा। अब देखिए, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहले ही लिख रखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के टाइप्स हमने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। तो जब हम आते हैं कि बॉडी पार्ट फ्रेमिंग कैसे करेंगे, तो पहला तरीका कि हम उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखा सकते हैं। पास्ट में जब हमने दिखाया कि 20 या 50 वर्ष पूर्व भारतीय कृषि की दशा, तो अब इसको और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इसको और एक्सप्लेन करने के लिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहां जा सकते हैं कि इसके पूर्व भारतीय कृषि में उत्पादकता कैसी थी, उत्पादन कैसा होता था, भारत आयातक था या निर्यातक था, कृषि के सामने बीज और सिंचाई संबंधी क्या क्या चुनौतियां थी। फिर उसके बाद सिंचाई के बाद जब हमारे यहां अनाज उत्पादन होता था तो उसके लिए बाजार की उपलब्धता कैसी थी, बाजार उपलब्धता। ठीक है,
उस समय तकनीकी की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट को लेकर के हमने 20 या 50 वर्ष पूर्व भारतीय कृषि की दशा क्या किया, सबसे पहले उसके अतीत में क्या कंडीशंस थे, इतने कंडीशंस में हम उसके अतीत को डिफाइन करेंगे। तो हमारे सामने आप सोचिए, पैराग्राफ ढूंढिए, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5, 6 पैराग्राफ में तो हमारे लिए पास्ट के कंटेंट उपलब्ध हो गए। ठीक है, फिर वर्तमान कृषि की दशा, पैराग्राफ फिर हम चेंज करेंगे और अब बताएंगे कि हमने भारत के अतीत के कृषि संबंधी चुनौतियों और उपलब्धियों को देखा। आइए अब वर्तमान कृषि पहलुओं पर उसकी चर्चा करते हैं, या वर्तमान कृषि पहलुओं की चर्चा करते हैं। जब हम भारतीय कृषि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हम मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता को देखते हैं, क्योंकि हमारे सामने दिमाग में हमेशा फ्रेम रखिएगा यहां पर कि क्या कह रहा है, डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न चरण। तो कृषि के विभिन्न चरण कहां से शुरू होते हैं, ये अगर फ्रेमिंग आप सीख गए तो फिर आपको कभी भी निबंध लिखने में दिक्कत ही नहीं होगी। कृषि का पहला चरण कहां से शुरू होता है, सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी से शुरू होता है ना। तो मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उत्पादकता। जब मिट्टी हो गया, मिट्टी के बाद अगला चरण क्या आता है किसान के साथ, मिट्टी के बाद सिंचाई, दूसरा हो गया सिंचाई। सिंचाई के बाद किसान के सामने तीसरा चरण क्या आता है, बीज। फिर चौथा चरण क्या आता है, बीज हो गया, उसके बाद श्रम बल। ठीक है, श्रम बल के बाद क्या आता है, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक के बाद क्या आता है, किसान के सामने जब उर्वरक संबंधी चुनौती हो गई, उर्वरक उसने पूरा कर लिया, तो अब क्या आता है, उर्वरक के बाद काम करो भाई, उर्वरक के बाद मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। उससे भी अगर किसान का फसल बच गया तो प्राकृतिक आपदा के बाद कटाई के संबंध में क्या चुनौतियां आती हैं। कटाई हुई तो कटाई के लिए तकनीकी संबंधी चुनौती किसान के सामने आएगी। ठीक है, अगर तकनीकी और कटाई हो गई तो उसके बाद किसान के सामने क्या आता है, अब किसान ने अनाज उत्पादित कर लिया, अब उसको क्या करना है, बेचना है, तो बाजार पहुंच। ठीक है, बाजार संबंधी चुनौती। बाजार के बाद और भी किसान को क्या चाहिए, वित्त चाहिए, और क्या चाहिए, बीमा चाहिए। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। सिंपल शब्दों में फ्रेमिंग। जब आप किसी भी निबंध को लिख रहे हैं तो उस निबंध की फ्रेमिंग आपके सामने अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप उस निबंध को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी कृषि के बारे में निबंध लिखना हो और आप इन सभी मुद्दों की चर्चा कर लेंगे तो यह क्या है, कृषि का जीवन चक्र है। ठीक है, कृषि के जीवन का डिफरेंट फेज है ना। उसी तरीके से यह तो कृषि का हो गया। अगर किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी समाज के संबंध में किसी मुद्दे पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका डिफरेंट फेज क्या होता है। जैसे यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, सपोज करो कोई ऐसा निबंध हो
जो किसी व्यक्ति के या किसी भी मुद्दे पर जुड़ा हुआ, जैसे एक निबंध में बीपीएससी का जो ये 69 बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का एक ले लेते हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ठीक है, या फिर यहां पर देखिए ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आगू नाथ न पीछू पगहा, बिना छान के कूदे गदहा। ठीक है, तो यह जो निबंध है, अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई? आगू नाथ न पीछे पगहा, यही वाला निबंध है। सपोज करिए कि ये वाला निबंध हम लिख रहे हैं, आगू नाथ न पीछू पगहा। ठीक है, अब इसको डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में हमें दिखाना है। क्या करेंगे? सबसे पहले किसी व्यक्ति के संदर्भ में दिखाएंगे, कोई ऐसे व्यक्ति की कहानी ढूंढ के लाएंगे जो खूब उछल कूद करता हो, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं हो, उसके पास सहयोग समर्थन नहीं हो, लेकिन खूब बोलता हो, खूब उछलता हो। ठीक है, तो यह हो गया सबसे पहले व्यक्ति के संदर्भ में। फिर व्यक्ति के बाद परिवार के संदर्भ में। ठीक है, ये होते हैं डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ, और इन सब चीजों को हम लोग एक निबंध पर डिस्कस भी करने वाले हैं, चिंता नहीं करिएगा। फिर परिवार के बाद समाज के संदर्भ में, समाज के बाद राज्य के संदर्भ में। ठीक है, राज्य के बाद राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध में। ठीक है, तो ये इतने डायमेंशन हो गए, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो गए, स्फीयर हो गए, एक पार्ट्स हो गए जीवन के। तो अब यही वाला है आगू नाथ न पीछू पगहा। अब इसे अगर हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में दिखाना चाहें तो अपनी या किसी भी गांव के किसी व्यक्ति की एक कहानी लेकर के हम क्या करेंगे, हम उसे लिखना शुरू कर देंगे। व्यक्ति आगू नाथ न पीछे पगहा, क्या कहेंगे कि आज के समाज में बहुत ऐसे लोग जिनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक दौर या चुनाव का दौर आता है, वे चुनाव के दौर में अति सक्रिय हो जाते हैं। यद्यपि उनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं होती, लेकिन घर घर घूम करके और वो कह रहे होते हैं कि इस बार मेरे जीतने की संभावना सबसे प्रबल है, जबकि सभी जानते हैं कि ना उनके आगे नाथ है, ना कोई पीछे पगहा, मतलब उनको कोई समर्थन नहीं है, और फिर भी वो चुनाव के समय में खड़े होकर के सबसे यही कहते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के संदर्भ में हो गया। अब परिवार के संदर्भ में कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर पितृसत्तावादी रूढ़िवादिता अपने चरम पर होती है। समाज के लोग अगर उनको सुधार के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं या सलाह देते हैं तो वे उल्टे समाज को ही उपदेश देने लगते हैं और स्वयं में आत्ममुग्धता की भावना से श्रेष्ठता की भावना प्रदर्शित करते हैं। यह दिखाता है कि उनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं है, वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं, प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्तित्व और परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी अपने विचारों में, अपने रूढ़िवादिता में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। तो उनकी स्थिति भी वैसी ही है जैसे आगे नाथ न पीछे पगहा। समाज के संदर्भ में भारतीय समाज, एक निबंध कहीं, एक लाइन मैंने पढ़ा था कि परंपरा और परिवर्तन के मध्य झूलता भारतीय समाज। क्या है यह भाई? परंपरा और परिवर्तन के मध्य भारतीय समाज कैसे झूल रहा है? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि भारतीय समाज की भी दशा जिसमें हम परंपरा और परिवर्तन
दोनों के मध्य सामंजस्य भी स्थापित करते हैं और दोनों के मध्य दुविधा भी महसूस करते हैं। इसी से भारतीय समाज जूझ रहा है। आज एक गांव में ही, एक समाज में ही बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए दूर दूर तक भेजते हैं और उनकी बच्चियों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लेकिन उसी समाज में खाप पंचायत जैसी व्यवस्था है, उसी समाज में भीड़ तंत्र जैसी व्यवस्था है जो विधि विधान को ताक पर रखकर विधान के और संविधान के आदर्शों को भूल करके अपने सामाजिक नियमों को थोप कर समाज की प्रगतिशीलता को बाधित करते हैं। खाप पंचायत उसी का एक उदाहरण है। और यह समाज उसी स्थिति में चला जाता है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा वाली कहावत सिद्ध हो जाती है। अगर हम समाज से आगे बढ़कर राज्य के संदर्भ में देखें, बिहार के विशेष संदर्भ में देखें तो बिहार कभी भारत का गौरव हुआ करता था। पूरे प्राचीन काल का इतिहास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के इर्द गिर्द संकेंद्रित है। लेकिन आज का बिहार अपने उस परंपरा और अतीत के गौरव से पिछड़ करके गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा के दलदल में फंसा हुआ है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज इस गर्त में फंसी हुई है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, क्योंकि इसका समाधान सशक्त अर्थव्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कुशलता से आती है। और इस स्तर पर बिहार का पिछड़ापन जग जाहिर है। तो कह सकते हैं कि बिहार की वर्तमान स्थिति भी वही है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा वाली बात है। राष्ट्र के स्तर पर हमने हाल के दिनों में इजरायल और हमास संघर्ष देखा। अगर इजरायल हमास संघर्ष को देखा है या फिर रूस यूक्रेन संघर्ष, चलो रूस यूक्रेन संघर्ष को लेते हैं। हाल के दिनों में हमने रूस और यूक्रेन के संघर्ष को देखा। यह युद्ध लंबे समय से अनवरत जारी है। इस युद्ध का कारण यूक्रेन का अति महत्वाकांक्षी हो जाना और नाटो में शामिल होने की भावना से जुड़ा हुआ है, जबकि रूस अपने सीमा पर नाटो जैसी सशक्त आर्थिक तंत्र को, सशक्त सैन्य तंत्र की उपस्थिति नहीं चाहता है। इस व्यवहारिकता को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता का प्रयास किया और अंततः रूस के हमलों का शिकार हो रहा है। अब यूक्रेन की स्थिति भी वही हो गई है कि उसे न तो नाटो देशों से प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग मिल रहा है और ना ही वह स्वयं से रूस से लड़ने में सक्षम है। तो उसकी स्थिति भी कुछ वैसी ही हो गई है कि जिसके क्या है, आगे नाथ न पीछे पगहा वाली बात हो गई है। राष्ट्र हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि हमने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र के स्तर पर अनेक उदाहरण देखे जिससे यह सिद्ध होता है कि रागे नाथ न पीछे पगहा वाली बात समाज के और राष्ट्र के हर स्तर पर व्याप्त है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी कहां पीछे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। आज जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में अप्रासंगिक होता जा रहा है, कहीं फंड की चुनौती है, युद्ध न रोक पाने की स्थिति है, या फिर अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व,
साथ ही चीन और अमेरिका के मध्य के द्वंद्व में उलझा, लोकतांत्रिकरण अर्थात वीटो के मुद्दे पर बहुत सारे देशों का दबाव झेलता हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका लगातार सीमित होती चली जा रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें सुधार करके, अपनी शक्ति में वृद्धि करके, अधिक लोकतांत्रिकरण करने के अपने इस पहलू को बार बार नजरअंदाज कर रहा है। इसी कारण उसकी अप्रासंगिकता भी दुनिया के अधिकांश देशों को उसके सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वैच्छिक छूट देती है। ऐसे में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन संस्थाओं का दायित्व वैश्विक शांति और सहयोग स्थापित करने का था, वैसी संस्थाएं भी उसी तरीके से आगे नाथ न पीछे पगहा वाली चुनौतियों से जूझ रही हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ, हमने जीवन के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स में एक निबंध को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ, और फिर देखा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं सेक्टोरल बॉडी पार्ट राइटिंग। यह क्या होता है भाई, अगर आप लोगों ने जीवन के चरण देख लिए हैं तो जीवन से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, इसे कहते हैं सेक्टोरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब इसके लिए एक निबंध है, यह निबंध बीपीएससी ने पूछा है 69 बीपीएससी में कि बिना समाज के बोली हो सकेला का और बिना बोली के समाज हो सकेला का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले एस्पेक्ट्स में भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले एस्पेक्ट में बता सकते हैं कि जिस तरीके से समाज का विकास हुआ, बोली और भाषा का विकास भी उसी के साथ जुड़ करके हुआ। दोनों क्रमशः साथ साथ एक दूसरे से आगे बढ़े, फिर समाज और मैच्योर होता चला गया और प्रगतिशील होता चला गया, तो फिर से नई नई भाषाएं और नई नई बोलियां उपजती चली गई। दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है जिसकी अपनी बोली और भाषा नहीं हो। तो कह सकते हैं कि बिना समाज के बोली हो सकेला का, बिना बोली के समाज हो सकेला का, यह अतीत में संभव नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे कि भारत में जो भाषाओं की प्रगति हुई, सबसे पहले हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि के साथ संस्कृत भाषा आई, फिर संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं धीरे धीरे विकसित हुई, स्थानीय स्तर पर बहुत सारी बोलियां विकसित हुई। यह किसका परिणाम था, समाज के विकास का परिणाम था। तो समाज और बोली साथ साथ अतीत से चले आ रहे थे। फिर हम इसको दिखाएंगे कि अगर हम वर्तमान विश्व व्यवस्था में या वर्तमान विश्व को देखें तो वर्तमान विश्व में बोली और समाज का संबंध लगातार परिवर्तनशील है। आज दुनिया में जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ रहा है, अनेक बोलियां, अनेक संस्कृतियां, अनेक समाज नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो अगर एक बोली समाप्त होती है तो एक समाज समाप्त होता है, एक संस्कृति समाप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ बोली भाषा के समाप्ति के उदाहरण बता देंगे। ठीक है, फिर बताएंगे कि वर्तमान भविष्य क्या होना चाहिए बोली और भाषा के स्तर पर। अगर हम चाहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति आगे प्रगति करती रहे तो हमें बोली और भाषा को भी जिंदा रखना होगा। तभी हम समाज के सभी पहलुओं को, समाज के सभी वर्गों को
उनका वास्तविक अधिकार, वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये हो गया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले डायमेंशन से इसको डिस्कस कर लें। दूसरा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 69 में पूछा है। अब इसको इंट्रोड्यूस करना होगा अगर हमें। देखो ये सेक्टोरल वाला जो है, ये जो है यह किसी भी निबंध पर चिपक सकता है। सेक्टोरल का मतलब क्या है? तो सेक्टोरल का मतलब है, सेक्टोरल का एक क्षेत्र, डायमेंशन लिख देता हूं, ये आप लोग जरूर लिखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये एज इट इज आप यूज करेंगे। इतिहास मतलब ऐतिहासिक, ठीक है, सामाजिक, भौगोलिक, इतने डायमेंशन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, आंतरिक, सुरक्षा संबंधी, आपदा संबंधी, और नैतिक। किसी भी निबंध को आप इतने सारे डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है? यह सेक्टोरल होता है, ऐतिहासिक। ये सारे डायमेंशन आपके सामने अगर हैं तो ये सारे क्या है? एक एक पैराग्राफ है। किसी भी इतिहास, किसी भी टॉपिक को सबसे पहले उसका इतिहास क्या है वह बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे समाज उस परिघटना को प्रभावित करता है। जैसे बीपीएससी ने एक ऐसे पूछा है, ये कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे? सबसे पहले अतीत देखेंगे, इतिहास। इतिहास क्या कहता है? क्या अतीत में कृषि व्यवस्था में सुधार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित की गई थी? कैसे समाज कृषि व्यवस्था में भूमिका निभाता है? कैसे समाज कृषि व्यवस्था को प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत सारा कृषक समाज होता है। उसी तरीके से कैसे भूगोल या जलवायु, कैसे भूगोल कृषि व्यवस्था को प्रभावित करती है। उसी तरीके से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या करते हैं? आयात निर्यात को सुनिश्चित करते हैं। उसी तरीके से आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्रशासनिक संरचना, अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है वह भी कृषि पर प्रभाव डालता है, विज्ञान और तकनीकी प्रभाव डालती है, और समाज का नैतिक स्तर प्रभाव डालता है। तो इन सारे डायमेंशंस में हम इसी ऐसे को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है डिबेटिंग फॉर एंड अगेंस्ट। निबंध पूछा जाता है तो हम निबंध को जैसे ही देखें हमने तुरंत डिसाइड कर लिया कि यहां पर हमें क्या स्कोप क्या है? पक्ष और विपक्ष में डिस्कस करने का स्कोप है। अब जैसे यहां पर यही वाला निबंध है, क्या है? काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो अब फॉर एंड अगेंस्ट में कैसे जाएंगे? क्या वास्तव में काले धन की अर्थव्यवस्था ही अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है? तो पहले समर्थन में बताएंगे हां, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। फिर अगेंस्ट में नहीं, काले धन की अर्थव्यवस्था से भी पहले समाज का स्वरूप, उस समाज में
अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो निबंध आया, हमने क्या किया, 2 डायमेंशन में डिस्कस किया, पहले उसके समर्थन में और फिर उसके अगेंस्ट में, और तब अपना कंक्लूजन। तो इसको आगे ऐसे ही बढ़ा करके और डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला तरीका है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का। अब जैसे 69 बीपीएससी में बीपीएससी ने पूछा था महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, महिला सशक्तिकरण क्या है, एक चुनौती है। तो महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कितनी सारी चुनौतियां हैं वो हम क्या करेंगे, अलग अलग पैराग्राफ में बताएंगे। और एक पैराग्राफ में उसकी चुनौती, तो पहली चुनौती क्या रहेगी, महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऐतिहासिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारी जो परंपरा है, ये जो हमारे समाज की रूढ़िवादिता है, परंपरा तो नहीं लेकिन रूढ़िवादिता जो है, वह महिला सशक्तिकरण में एक बाधा है, प्रॉब्लम हुई। समाधान क्या है, रूढ़िवादिता को समाप्त करो। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे पैराग्राफ में महिला सशक्तिकरण में हमारा भौगोलिक कारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, भौगोलिक कारक, जहां पर ऐसी आर्थिक गतिविधियां अधिक होती हैं जो महिला केंद्रित होती हैं, उस समाज में महिलाएं स्वतः सशक्त हो जाती हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पुरुष केंद्रित होता है, जिसमें कि भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे अगर कृषि अर्थव्यवस्था है तो ऑब्वियसली वहां पर महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ जाती है। तो जब कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वो खेती करेंगी, तो उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो थोड़ी सशक्त महसूस करेंगी। अब समाज कैसे भूमिका निभाता है, आप लोग अपने घर के आसपास का समाज देखिए। समाज अभी भी हमारा 2 वर्गों में बटा हुआ है, अपर क्लास, लोअर क्लास। वैसे तो जाति आधारित समाज बटा हुआ है, लेकिन वह जाति आधारित समाज से भी बड़ा विभाजन अब वर्गीय विभाजन हो गया है, अपर क्लास, लोअर क्लास। गांव में जाकर के देखिए तो गांव में जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती हैं। तो वो खेतों में काम करती हैं तो क्या करती हैं, अधिक स्वतंत्रता एंजॉय करती हैं, अपनी मर्जी से कहीं घूम रही हैं, बाहर जाकर टहल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और वही अपर क्लास की महिलाएं देखिए, घर के 4 दीवारी में बंद है, घूंघट ओढ़े हुए हैं। तो यह क्या है, सामाजिक समस्या है। तो हमने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, समाज का यह वर्गीय विभाजन। तुरंत समाधान बताइए। उसी तरीके से राजनीति, महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी चुनौती राजनीति भी है। उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित है। समाधान क्या है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाइए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आइए। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या करिए, ग्राम पंचायत और नगर निगम में महिलाओं की 33% पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कीजिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अप्रोच होता है। तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के डिफरेंट प्रॉब्लम्स की पहचान करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अगले पैराग्राफ में देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तरीका यह होता है। एक तरीका होता है बाय पोजिंग क्वेश्चंस WH वर्ड्स के साथ। यह बड़ा अच्छा तरीका है, जहां पर कोई तरीका समझ नहीं आए वहां पर यह तरीका बहुत काम आता है। जैसे यही वाला निबंध है आपके सामने, भाई ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, बाय पोजिंग क्वेश्चंस। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको बॉडी पार्ट में कहां से कंटेंट ले आए, तो WH वर्ड्स का यूज कर लीजिए। WH वर्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, मतलब जो भी क्या, क्यों, कैसे, ये होता है WH वर्ड्स। करना क्या है, निबंध के पहले सिर्फ एक शब्द लगाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्या, हमने क्या लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया। अब पूरा निबंध पढ़िए। क्या कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में इस क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। दूसरा, क्यों, ठीक है, क्यों कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं और कारक क्यों नहीं। तीसरा,
कैसे, ठीक है, कैसे कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं। अगला, कब, क्यों। तो इससे क्या होगा कि हम ये जो WH वर्ड्स क्वेश्चन के सामने लगा करके और जो प्रश्न बनता है उसका आंसर लिखते चले जाएंगे तो हमारे लिए कंटेंट अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है, और हम बहुत बड़ा निबंध लिख पाएंगे, हमारे सामने कंटेंट की चुनौती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इतने डायमेंशंस हैं बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के बाद बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के कंटेंट की कमी तो नहीं होगी। अब ये मैंने टाइप्स बता दिए, अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही टाइप पर कसम खा के बैठे हुए हैं। एक ही निबंध में इनमें से 2-3 टाइप को एक साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं और जितना चाहे बॉडी पार्ट का कंटेंट उतना बढ़ा सकते हैं। मैंने अलग अलग निबंध पर आप लोगों को यह समझा भी दिया, सारे डायमेंशंस एक्सप्लेन कर दिए। अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग जो भी पीएससी में पिछले कुछ वर्षों में निबंध पूछे गए हैं उनको लिखिए और आसपास जो भी लोग हैं उनसे चेक कराइए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बॉडी पार्ट का कंटेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। 36 मिनट।